मनन एक बंसल मिनट इस तरफ देख, मस्ती करो, मजे करो, एंजॉय करो। $500। जो आप ईडीएम के साथ करते हैं फाइनली। हाँ, मैं वापस आ चुका हूँ जैसलमेर से वापस। सो हाय, मनन बंसल AKA मैनिक बी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ जर्नी की, आपकी म्यूजिक थेरेपी के बारे में, जो आप ईडीएम के साथ करते हैं। जैसा आपका म्यूजिक टेस्ट है टोटली डिफरेंट है, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। कुछ बातें करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कुछ बातें करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस। सो मनन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताइए कि ये म्यूजिक शुरू कैसे हुआ? म्यूजिक मतलब कि मैं कहाँ से शुरू किया? यस। तो जब मैं छोटा था तब मैं डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करता था। जैसे कि मुझे म्यूज़िक क्लासेस में डाला था, जैसे कि मैं म्यूज़िक सीखता था। पहले मैं सिंगिंग भी करता था, गाने भी गाता था। वाओ। तो मैं सिंगिंग भी करता था और फिर मैं स्पोर्ट्स वगैरह में हर एक टाइप की एक्टिविटीज़ में करता रहता था। तो फिर एक बार फिर जैसे जैसे म्यूज़िक शुरू किया, फिर उसके बाद थोड़ा आगे मतलब फिर मैं देखा कि इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर सकते हैं। तो मैं फिर इंस्ट्रूमेंट सीखे सारे के सारे, जैसे कि पियानो, गिटार, सितार, तबला, ये सब मैं सीखा चाहिए कि क्या क्या बोल होते हैं उसके और कैसे मतलब बेसिकली बजाया जाता है। तो ये सब मैंने सीखा। तो बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? मतलब आपका एम क्या था लाइफ में, मुझे ये करना है? बचपन में दरअसल जो मेरी इंस्पिरेशन थी, जब मैं 7th 8th क्लास में था तब मैंने एक यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही रैंडमली, और उसने देखा कि ये मार्टिन गैरिक्स की एक वीडियो आई थी बहुत पहले। कोई वो लाइव शो कर रहा था, शायद स्लैम FM या कुछ ऐसा था। तो उसने लाइव शो करा, तो मैं उसे देखा, मैं कहा कि ये कर क्या रहा है एक्चुअली। तो फिर जब उसमें देखा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे प्ले कर रहा है, तब तक इतना आइडिया होता नहीं था कि म्यूज़िक में क्या होता है क्या नहीं होता। तो फिर तब मैं देखा तो उसने गाने प्ले किए, फिर मैं सोचा कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, मैं मतलब अपना म्यूज़िक प्रोड्यूस करूं और फिर लाइव प्ले भी करूं उसे डीजे पे या कैसे भी। तो मार्टिन गैरिक्स को देख के आपने ये सोचा कि चलो आर्टिस्ट ही बन जाते हैं। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेल डिसीजन ऑफ योर्स। मतलब कि बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम और हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है, सबसे पहला लाइफ का जो बीट या ट्रैक आपने बनाया था, आज जब वो सुनते हो तो कैसा लगता है? जो सबसे पहला ट्रैक बनाया था मैं, तब मैं बहुत छोटा था। तब एक तरह से जब मैं इंस्पिरेशन ली थी उसी के बाद ही कुछ बनाने की ट्राई करी थी। तो इसी मतलब ऑनलाइन जो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स होते हैं उससे नॉलेज लेके कि मैं ऐसे ऐसे करके म्यूज़िक प्रोड्यूस किया जाता है। तो तब मेरे दिमाग में एक हल्की सी मेलोडी थी कि ये एक मेलोडी है, इसमें सिंथ पे डिज़ाइन करके और इसी मेलोडी को चला के एक गाना बनाऊंगा। अलग अलग थोड़े से एलिमेंट्स ऐड कर लिए थे तब तक मैंने। फिर जब मैंने वो बनाया तो मुझे लगा कि तब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब कि कोई एक गाना बनाया, कोई नया गाना एक बनाया। लेकिन अब जब मैं उसे सुनता हूँ तो मुझे ये लगता है कि वो काफ़ी रिपीटेटिव था। मतलब एक मेलोडी आई फिर दोबारा से रिपीट हो गई, और थोड़ा जो क्वालिटी होती है एक प्रोडक्शन की वो मुझे काफ़ी कम लगी। वो ट्रैक अभी भी मेरे पास पड़ा है, जो मैंने अपनी हार्ड ड्राइव में शायद सेव कर रखा, बहुत पुरानी वाली हार्ड ड्राइव में। तो अब उसे देख के ऐसा लगता है कि मतलब कि उसमें क्वालिटी कम थी। जो एलिमेंट्स होते हैं उसका, जो EQ कंप्रेशन, जो चीज़ें मुझे अब पता चली हैं कि ऐसे EQ वगैरह सब किया जाता है, कंप्रेशन वगैरह। तो फिर अब उस अकॉर्डिंग लगता है कि वो काफ़ी कम था। तो इसका मतलब आप डे 1 टू डे 10 आप काफी इंप्रूव कर चुके हैं म्यूजिक में। हाँ, मैं ऐसे इम्प्रूव कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी और सीखना बाकी है, क्योंकि लाइफ इज़ नेवर एंडिंग, लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग। कि जो भी आप सीखते हो वो आप हमेशा सीखते ही जाते हो। शायद लोग कहते हैं कि मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि लोग कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हो, ये सब करते हो, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे और सीखना है, क्योंकि मतलब कि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। वाओ। तो इसका मतलब हमें जो जानने को मिला है, आप एक आर्टिस्ट भी हैं और साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वेरी नाइस। सो आगे बढ़ते हैं मनन। तो जब आपने शुरू किया था तो क्या आपके पास इतना सब कुछ सेटअप था जैसा कि आज आपके स्टूडियो में है? सब मॉडर्न इक्विपमेंट्स आपके पास हैं, चाहे सिंथ हो गया, चाहे आपके मॉनिटर स्पीकर्स हो गए, कुछ भी हो गया, चाहे आपका ईवो हो गया। तब जब आपके पास कुछ नहीं था तो स्क्रैच से स्टार्ट कैसे करा आपने? मैंने तो इस तरीके से स्टार्ट किया था कि जैसे कि मेरे पास तब सिर्फ एक लैपटॉप होता था, वो भी लिनोवो का, जो कि मैं बहुत पहले बहुत सस्ते में ख़रीदा था।
तो उस पे मैं स्टार्ट किया था। उसमें मैं एफएल स्टूडियो से मैं शुरू किया था। एफएल स्टूडियो में बहुत कम देर के चलाया था, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टाइम चलाया था। फिर मैंने एबलटन पे ट्राई किया था कि मैं कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूस करूँ और ये सब रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। तो मैंने तब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करता था कि कभी ये साउंड डिज़ाइन कर ली। और तब मैं थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स जो थे मेरे पास, हल्का फुल्का जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट हुआ करती थी मेरे पास, तो वो जो ड्रम किट थी उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। फिर उससे थोड़ा बजा के देखा, तो उसे रिकॉर्ड किया है अपने सॉफ्टवेयर में, डॉ में, एबलटन में। और इसीलिए मैंने एक कवर भी बनाया था कि एक गाने को मैं रिक्रिएट भी किया था आज से बहुत टाइम पहले, जो कि मार्टिन गैरिक्स का सॉन्ग था पिज़्ज़ा। उसे मैंने इंडियन क्लासिकल टच में रिक्रिएट करके देखा था, लेकिन अब वो ऐसा लगता है कि उसमें इतनी क्वालिटी नहीं आ रही साउंड की। और बाकी मैंने एक और भी क्रिएट किया था, अर्मिन वैन ब्यून का यूनाइटेड करके एक सॉन्ग आया था बहुत पहले, तो उसे ही मैंने रिक्रिएट करके देखा था। सारे इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड किया था, तबला का थोड़ा सा बायां सैम्पल करके रिकॉर्ड किया था, और भी काफ़ी कुछ किया था। तो उसमें अब ये लगता है कि ना, जो एक वो क्वालिटी होती है, जो पूरा मिक्सिंग मास्टरिंग और प्रॉपर तरीके का है, वो आती नहीं है, आ नहीं रही है। तो अब जो लगता है कि उसमें वो क्वालिटी नहीं थी। तो फिर उसके जैसे वो किक थी जो किक डक डक करके बजती है, तो वो उसमें ऐसा लगता है कि वो इतनी क्लियर नहीं थी। तो बस यही सब चीज़ें हैं। वाह, तो इसका मतलब अगर कोई शुरू करना चाहे तो वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। यस। वाह, वेरी नाइस। सो मनन, पहली बार जब आपने अपना गाना किसी को सुनाया था, अपने घर वालों को सुनाया था, तो उनका क्या रिएक्शन था? जो सबसे पहला गाना सुनाया था मैंने, उसमें मैं घर वालों को सुनाया था, लेकिन वो कहते कि इसमें ना वो वाली एक क्वालिटी नहीं आ रही है। मतलब गाना तुमने अच्छा बनाया है, लेकिन ना जो साउंड्स होती हैं, एक एक जो अलग अलग साउंड्स होते हैं, वो अलग अलग सुनाई नहीं दे रही है। सब ऐसे एकदम मडी होके सुनाई दे रहा है। तो ये सब बताया था घर वालों। फिर मैं सोचा, तब मैं थोड़ा वो हो गया कि यार इसमें मैं आ नहीं रही क्वालिटी। फिर मैंने उस पर और वर्क किया कि वो क्वालिटी मैं कैसे लाऊं। फिर मैंने देखा, रिसर्च किया, और लोगों से अपने फ्रेंड सर्कल में बात की। फिर तो तब तक म्यूज़िक कम्युनिटी भी थी मेरे पास, मतलब म्यूज़िक वाले फ्रेंड्स भी थे, उनसे ही पूछा, बात करी। जितने भी फ्रेंड्स थे मेरे सब सीनियर वाले थे। जैसे ऐसा नहीं था कि सब मेरी एज के थे। मैं जब अकेडमीज वगैरह भी जाता था, कोर्स कर रहा था, तब भी मुझसे सारे बड़े बड़े ही थे। तो उनसे पूछा कि यार ये क्वालिटी सी आ नहीं रही है गाने में, तो वो कुछ गाइडेंस देते थे कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन फिर उसके बाद जो मैं सीखा ना, वो मैं बाकी लोगों से भी सीखा, और रियल का एक्सपीरियंस भी गेन किया, और बाकी मैं ऑनलाइन भी खुद से भी सीखने की मैं काफ़ी ट्राई करी। वाह, तो मतलब आप कह रहे हैं एट द एंड इट ऑल अबाउट हार्ड वर्क। या। अगर आप हार्ड वर्क करते जाओगे तो वन डे यू विल सक्सीड। यस। वाह वाह वाह। तो मनन, जैसा ऐसा होता है ना, कभी हम अपने घर वालों को बोलते हैं कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कुछ मतलब दुनिया से अलग करना चाहता हूँ। तो घर वाले कभी कभी रिएक्शन देते हैं कि नहीं, ये नहीं करना, इट इज नॉट, मतलब आप इसमें नहीं अच्छा कर पाओगे। तो जब आपने बताया अपने घर पे कि मुझे म्यूजिक में जाना है, तो तब उनका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले जब मैं म्यूज़िक में मैंने बात करी कि यार मुझे अब म्यूज़िक करना है अच्छे से, मैं और भी चीज़ें करता था, मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह सब शूट्स वगैरह थोड़े बहुत करता रहता था खुद से। लेकिन जब मैं म्यूज़िक का बोला, तो वो कहते हैं कि म्यूज़िक में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब उनका ये पर्सपेक्टिव था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और वो ये भी कहते थे कि मतलब कैसे करोगे इसमें। तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपना मेहनत करूँगा, पूरी पूरे अच्छे से मतलब डेडिकेशन दूंगा इस चीज़ में। फिर ये सब बातें हुई, फिर मैंने उन्हें मनाया कि करना ही है ये म्यूज़िक वगैरह। फिर उसका कोर्स भी ज्वाइन कर पाया। तो कोर्स के लिए वो ऐसे हो रहे थे कि कोर्स क्या ज्वाइन करना है तुम्हें, क्या ज़रूरत है कोर्स ज्वाइन करने की। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे म्यूज़िक में सीखना है कुछ ना कुछ। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी बस खुश रहो और मज़े करो। यही था उनका मोटिव। वाह, मतलब आपकी फैमिली आपके करियर और आपकी आर्टिस्ट लाइफ को लेके बहुत सपोर्टिव थी। ओके, सो एक रफ्तार का कोट था, मैंने अभी थोड़े दिन पहले वायरल भी हुआ काफी एपिसोड, फिर उसके बाद एमी वे और रफ्तार की लड़ाई भी हो गई। तो रफ्तार ने उसमें बोला था, क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं? तो इसी पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या म्यूजिशियन पैसा कमा पा रहे हैं? म्यूजिशियन पैसे? हाँ। जितना मैंने देखा अब तक, जहाँ पे मैंने देखा है कि कई लोग तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं,
कई लोग सिर्फ म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन से ही, मैंने काफ़ी सारा ऑनलाइन जितनी मैं अपनी तरफ से रिसर्च कर पाया और मैंने करी, तो उसमें मैंने देखा कि ऑनलाइन कई लोग पता नहीं बहुत ज़्यादा कमा पा रहे हैं डॉलर्स में, और ऐसे भी हैं जो नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन मेरा बस एक ही मोटिव रहेगा कि बस मज़े करते रहो, एंजॉय करते रहो और अपनी मेहनत करते रहो। पैसे अपने आप आएंगे, और पॉपुलैरिटी अगर किस्मत में हो गए जैसे भी, तो वो अपने आप ही आएगी। सारी चीज़ें अपने आप आएंगी, बस अपना हार्ड वर्क पे पूरा फोकस करो। वाह, वाह, रियली रियली रियली, मतलब बहुत मोटिवेटिंग है लाइन, मतलब बडिंग आर्टिस्ट के लिए काफी अच्छा एक मैसेज है। तो चलो एक प्राइवेट सवाल है, वैसे हर कोई पूछता है बट कोई इसका आंसर नहीं देता, बट आई एम श्योर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप दूसरों को ही बताना चाहते हैं, रियलिटी बताना चाहते हैं। सो मुझे, क्या हम लोग सारे ऑडियंस आपकी ये जान सकते हैं कि आपकी फर्स्ट अर्निंग कितनी थी? फर्स्ट अर्निंग जब मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना मैं शुरू किया था, तब तो इतना आइडिया नहीं था कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक पे आप अपने गाने डाल सकते हो। फिर जब थोड़ा पता चला कि यार कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, डीजर वगैरह ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, डीएसपीज हैं जिस पे आप डाल सकते हो, तो फिर मैं डालना स्टार्ट किया। पहले तो मैं ऐसा था कि मैं जल्दी से बना के और अपलोड कर देता था उस गाने को, कुछ नहीं देखता था कि क्या क्वालिटी आ रही है, क्या किक वगैरह अच्छे से आ रही है या नहीं, तो तब मैं अपलोड कर देता था। फिर उसके बाद सबसे पहली अर्निंग आई, वो ये थी मेरी $1 या $2। और मैं ऐसा था कि तब भी मैं बहुत ही खुश था कि मुझे ये लगा कि अच्छा मेरे गाने ने $1-2 कमा लिए। फिर उसके बाद मैं सोचा कि जब काफ़ी टाइम तक $1-2 भी अटका हुआ था या थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे थे, तो मुझे ये हो गया कि यार कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। तो मैं फिर काफ़ी टाइम के लिए म्यूज़िक नहीं किया, म्यूज़िक गाने बनाने बंद कर दिए और डिस्ट्रीब्यूट करने बंद कर दिए। फिर उसके बाद जब धीरे-धीरे करके मैं सोचा कि यार थोड़ा और ध्यान से सोचा कि यार करना तो चाहिए। फिर उसके बाद मैंने गाने और बनाए और डिस्ट्रीब्यूट किए हाई क्वालिटी। फिर उसके बाद मैंने जब अपना देखा रिज़ल्ट, मुझे कम से कम 5 इयर्स लग गए, और 5 इयर्स बाद जो मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, जब मैं बहुत सारे गाने डाल दिए और ये सब रिलीज़ेस कर दिए, फिर देखा कि ये तो एकदम से बूम हो गया। तब मैं देखा कि मतलब मैंने कम से कम काफ़ी अच्छी अर्निंग कर ली थी। कितनी, मतलब यही तो क्वेश्चन था, ये आप ट्रिक कर रहे हैं। क्वेश्चन यही था, वो अर्निंग कितनी थी? वो अर्निंग वो अर्निंग एक बार जो आई थी, वो थी $500, वाओ, इट्स अ मैसिव अमाउंट। और वो भी एकदम से आई थी। मैंने देखा कि मतलब कि लोग मेरे गाने बेसिकली सुन रहे हैं और उससे मतलब अर्निंग आ, मुझे मतलब एक अच्छी खुशी मिली। शायद मैं बेशक से $1-2 कमा रहा था पहले, लेकिन तब भी मुझे अच्छा लग रहा था कि लोग मेरे गाने सुन रहे हैं। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल अचीवमेंट। मतलब अगर इसमें मैं देखूं, व्हाट्स योर एज मनन, मैंने व्हाट्स योर एज? हाँ, माई एज इज 22। इन जस्ट 22 ईयर्स ऑफ एज आपको इतने लोग सुन रहे हैं, ये तो बहुतों का ड्रीम होता है। सो क्या इसका भी रीजन हार्ड वर्क और डेडिकेशन है? एक तरह से वैसे तो मैं किस्मत भी कह सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन है। बट लक, जिसे आप किस्मत कह रहे हैं, उसका भी एक अपना रोल है। या ओके, वाओ। तो अब एक फन वाला मोमेंट करते हैं। अब हमारी ऑडियंस थोड़ा ना यंग है, जेनजी है, तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपने जो अर्निंग करी उससे करा क्या? उस अर्निंग से मैंने ये किया, जितने मेरे पास पैसे आए थे तो उन्हें मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने तो उन्हें ज़्यादातर तो मैं कोशिश ये करी कि सेव कर लिए मैंने उन्हें। बढ़िया फैक्टर्स। कहीं मैंने इन्वेस्ट ही नहीं किया, मतलब इन्वेस्ट किया ना, कहीं खर्च ही नहीं किया उन्हें। लेकिन मैंने फिर थोड़ा सा तो होता है कि जब मैं अपनी फैमिली वालों को बताया कि देखो मैंने इतना अर्न कर लिया है आज अपने म्यूज़िक से, तो वो कहते उन्हें तो सबसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कहते कि यार मतलब कि तुमने इतने ज़्यादा अर्न कर लिए पैसे, और वो भी इतने गाने, मतलब इतने सारे लोगों ने तुम्हारे गाने सुने और तुमने इतना अर्न कर लिया। तो वो कहते एक पार्टी तो तुम्हें देनी पड़ेगी अब हमें सबको। तो मैं तब उन्हें पार्टी दी थी कहीं बाहर ले जाके कुछ खाने पीने के लिए, तो मॉकटेल्स वगैरह ये सब पिया था, शेक्स वगैरह। तो मैंने बेसिकली पार्टी एक दे दी थी, और तब मैंने सब 5000 में या जितना भी हो उसमें पार्टी दे दी थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एंजॉय भी करो, काम भी करो और सेविंग भी करो, बनी अ फैक्टर कम्स इन।
तो गाइस, सक्सेस मंत्रा ऑफ मैनिक बी यही है: डेडिकेशन, हार्ड वर्क, एंजॉयमेंट एंड सेविंग्स। अमेजिंग। तो इसके बाद हम आपके स्किल सेट की बात करते हैं। तो आज एट द प्रेजेंट 2026 आप आज कितने इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं? मैं म्यूजिक प्रोडक्शन करता हूँ। वाह। सितार, तबला एंड गिटार, पियानो, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स में बजा लेता हूँ। बाकी मैं बजा सकता हूँ लेकिन वो इतने अच्छे से आते नहीं है। हो सकता है जो उनसे थोड़े मैचिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो वो मैं हल्का हल्का वैसे प्ले कर लूँ, लेकिन मेन मैं सितार, तबला यही सब बजाता हूँ। अमेजिंग। तो आप म्यूजिक प्रोडक्शन में आप हाइड्रा सिंथ, जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, हमने देखा आपकी वीडियोस में जब हम गो थ्रू कर रहे थे, तो उसका आपके जीवन में और आपके म्यूजिक प्रोडक्शन में क्या रोल है? हाइड्रा सिंथ एक सिंथ है जो कि बेसिकली साउंड डिजाइनिंग में यूज होता है। तो उसमें ये है कि आप अलग अलग साउंड्स बेसिकली डिजाइन कर सकते हो इन नॉब्स के थ्रू। जो यहाँ पे नॉब्स हैं इनके थ्रू आप एक साउंड डिजाइन कर सकते हो, जो भी आप चाहो, जो भी आपके मन में साउंड हो। शायद आप सितार की भी साउंड जनरेट कर सकते हो इसके थ्रू। सितार की हो गई, तबला की हो गई, बस उसमें आपको एक एक नॉब हल्का हल्का घुमा के, जिसके जो फीचर्स हैं ADSR, अटैक, डिके, सस्टेन, रिलीज, तो उसे आप मतलब नॉब घुमा के आप उसमें सेट कर सकते हो कि अच्छा इतनी इतनी सेटिंग्स चाहिए। और भी काफ़ी कुछ ऐसे ऑसिलेटर्स हैं जो आप कोई भी शेप चूज कर सकते हो ऑसिलेटर्स की, तो उसके थ्रू आप कोई भी साउंड अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हो। वाह। अभी आप का हम वीडियोस और आपके बारे में पढ़ रहे थे, जब हर जगह हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जब गूगल पे लिखते हैं आपके गाने का नाम वेयर आई एम मैनिक बी, वो हमें दिखाता मैनिक बी इज इन जैसलमेर। तो क्या आप वापिस आ चुके हैं फाइनली? हाँ, मैं वापस आ चुका हूँ जैसलमेर से वापस। वाह। गूगल भी आपके जैसलमेर पे स्टक हो चुका है। अमेजिंग। तो मनन, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अभी हमें बताया कि आप वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की तरफ भी गए थे। उसके पीछे क्या कहानी है? जब मैं बहुत छोटा था, मतलब ज़्यादा भी छोटा नहीं, 2-3 साल का भी नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था तब मुझे एकदम से एक इंटरेस्ट जागा था कि हाँ, मतलब कि तो मैं फोटोग्राफी से बचपन से शौक था मेरा। तो मैं वैसे ही कुछ ना कुछ फोटोज क्लिक करता रहता, फोटोज, वीडियोज, ये सब क्लिक, ज़्यादातर वैसे फोटोज क्लिक करता रहता था। तो एकदम से शौक है कि यार फोटोग्राफी का ना एक कोर्स ज्वाइन करके देखता है। मैं ऐसे ही ऑनलाइन बैठ के देखता रहा कि अच्छा ये कोर्स करा रहे हैं फोटोग्राफी का। फिर मैंने अपने घर वालों को बोला कि फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन करना है। वो कह रहे थे कि पहले तो उन्होंने मना किया, फिर उसके वो कहते चलो कोई बात नहीं, कर लो फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन। फिर उसके बाद मैं फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी मैंने, जैसे कि कैसे फ़ोटो क्लिक करते हो, क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, तो ये सब मैंने सीखा। वहाँ पे और भी ग्रुप में स्टूडेंट्स थे, उनके साथ भी कुछ कुछ सीखा। फिर मैं धीरे धीरे फ़ोटोशॉप भी सीखा, जिस पर फ़ोटो एडिटिंग करी जाती है। तो उस पर भी आइडिया लगा कि अच्छा फ़ोटो को ऐसे मतलब अच्छा बनाया जा सकता है, कोई मतलब ग्रेडिंग वगैरह ये सब करके। तो यही सब चीज़ें, और बाकी इफ़ेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो आप। और मैनिपुलेशन भी मैं सीखा था तभी, जब मैं फ़ोटो एडिटिंग करता था सॉफ्टवेयर पे, तब मैं मैनिपुलेशन भी सीखा था कि ऐसे मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में करता रहता था कुछ ना कुछ। वाह। तो मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो सारी क्रिएटिव चीजों में ही है। यस। यू आर अ रोबोट इन योर सेल्फ। वाह। तो मैं, अब हम इस राउंड के बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। सो एट द एंड हमारा बस आपसे यही क्वेश्चन है, अगर आपकी लाइफ में म्यूजिक नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते? अगर म्यूजिक नहीं होता लाइफ में, ये बहुत ही डिफिकल्ट है वैसे एक्सप्लेन करना। लेकिन अगर लाइफ में म्यूजिक नहीं होता तो फिर मैं कुछ ऐसा करता कि जैसे कि कुछ भी कर लेता, जैसे कि वीडियो कर लेता। वैसे कुकिंग भी करता था बहुत पहले, तो कुकिंग कर लेता। लेकिन मैं बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था, म्यूजिक और क्रिएटिव चीज़ों में सब में इंटरेस्ट था। तो आपकी बातों से हमें यह लगता है कि अगर आपकी लाइफ में म्यूजिक नहीं होता ना, तो आप किसी और की लाइफ से उसे छीन के ले आते, और म्यूजिक आपको चाहिए ही था। सो इट वॉज अ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मनन, मैनिक बी। बहुत मोटिवेशन मिली आपसे बात करके, आपकी जर्नी जान के। आई थिंक हमारी ऑडियंस को और आगे बढ़ने में, जो बडिंग आर्टिस्ट है उनको बहुत हेल्प होगी। सो एट द एंड आप कुछ लास्ट उनसे, अगर आप कुछ कहना चाहें
तो लास्ट में यही कहूँगा जो मैंने पहले ही बात बताई थी कि बस काम करो, मेहनत करो, मस्ती करो, मज़े करो, एंजॉय करो और आगे बढ़ो। अगर जैसे जो मैंने पहले बताया था कि अगर किस्मत या लक होती है, जैसे कि अगर आप आगे मतलब बढ़ोगे, लक में होता है कि आप आगे बढ़ोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी मेरे अकॉर्डिंग, तो बस यही सब है। बट एट द एंड मनन और मैनिक भी ये कहना चाहते हैं कि गाइस हार्ड वर्क और डेडिकेशन बहुत जरूरी है, बट साथ साथ एंजॉयमेंट भी। यस। So it's very nice talking to you, Manan. Thank you so much for being with us.